स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, क्लास 9 का चैप्टर है ये, और इसके इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 134 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो बताना है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो कहा है कि यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स क्या होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उनके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो देखिए इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये मैंने दो बॉडी ले ली, दो ऑब्जेक्ट ले लिए, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। तो इन दोनों का जो मास है उनका प्रोडक्ट कर देते हैं m1 इंटू m2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम इनका डिस्टेंस इनके सेंटर से फाइंड करेंगे। तो इसके सेंटर से इसका जो सेंटर है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, इसका जो डिस्टेंस ले लिया हमने वो ले लिया d। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो कोई भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको 1 में लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, d है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो d का स्क्वायर करेंगे। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों से हमें क्या मिला, force is proportional to directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, अब हमें जब प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल में लगाना होता है तो हम एक कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, f इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हमने इक्वल में चेंज कर दिया तो हम एक कांस्टेंट टर्म ले आएंगे, वो होगी g। व्हाट इज g? g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन d स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से इसी से हम g जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन में। ठीक है, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अगर हमें यहीं से g निकालना हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू डी हो जाएगा, f इंटू डी स्क्वायर, और m1 m2 ये अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है, और g की SI यूनिट क्या होगी, फोर्स क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस कितना होता है, हम डिस्टेंस लेते हैं मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आएगा मीटर में और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में मास फर्स्ट का, मास सेकंड का, मास हम लेते हैं केजी में, तो केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसी पे बेस हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला बनाना है जो लग रही है किस किस के बीच में, अर्थ और एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे रखा है उन दोनों के बीच में। तो ये हो गया अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है ये। ठीक है, अर्थ का जो मास है वो हमने कैपिटल M ले लिया, और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमने m ले लिया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का और अर्थ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा ये, और अर्थ का रेडियस हमने r ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स या F जो है, फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो गई, g मल्टीप्लाई कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे g है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और
आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा टुवर्ड द अर्थ आता है। क्यों आता है, क्योंकि अर्थ से उस पर एक फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रहा है उसके कारण वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट पर कोई और फोर्स नहीं लग रही, तो इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, इस बॉडी को हम कहते हैं फ्री फॉल, इसको गिरने को, नीचे आने को कहते हैं हम फ्री फॉल, और इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक बॉडी का एक हाइट से गिरना अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण, जब उस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसको हम फ्री फॉल कहते हैं। एंड सच ए बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और इस तरह की बॉडी को या ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो वेन एवर ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ऑन इट्स ओन, तो जब भी एक बॉडी अपने आप अर्थ की तरफ आती है, वी से दैट इट इज़ अंडर फ्री फॉल और दैट इज इट इज़ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो इसको हम फ्री फॉल कहते हैं या फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है। देखो, जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ जो उसको अपनी ओर खींच रहा है, इस फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अर्थ जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसके कारण ये एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। जबकि हमने सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा था न्यूटन लॉ में, उसमें हमने देखा था कि एक्सेलरेशन मास पर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो फॉलिंग बॉडी है उसका जो एक्सेलरेशन, जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो अब जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के कारण, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और ये स्मॉल जी से हम शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन प्लेस टू प्लेस ये चेंज भी हो सकती है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। एक ऑब्जेक्ट के मास में और उसके वेट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। तो मास क्या है एक ऑब्जेक्ट का, कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम मास कहते हैं। जबकि वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट क्या है, एक फोर्स है, वो फोर्स, इतनी फोर्स जिससे सेंटर ऑफ द अर्थ का जो सेंटर है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम वेट कहते हैं। ठीक है, जितनी फोर्स के साथ सेंटर ऑफ द अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है मास की, वो होती है केजी। अब वेट जो है एक फोर्स है, तो ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, तो वेट की भी न्यूटन होगी। मास जो है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट रहता है, वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट नहीं होता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू चेंज होने से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है। मास जो है ऑब्जेक्ट का कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पर जितना भी अर्थ पर है ना, उसका 1/6 होता है। क्यों? सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की 1/6 होती है। तो वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो भी कितना हो जाता है, मून पर 1/6 हो जाता है, दैट ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो भाई वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो अब मून पर अगर ये 1/6 हो गया, जी जो है, जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है मून पर, जो अर्थ पर जो जी की वैल्यू उसकी 1/6 है, तो इस तरह से जो वेट है वो भी मून पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 141। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो एक स्कूल बैग जिसकी स्ट्रैप जो है वो थिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से बनी है, उसको पकड़ना, होल्ड करना डिफ़िकल्ट क्यों है। तो देखिए, हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स ज़्यादा एरिया में लगती है
तो उसका प्रेशर कम क्रिएट होता है। इसी तरह से अगर फोर्स कम एरिया में लग रही है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो कम लगेगा। अब स्कूल बैग जो है वो क्या लगा रहा है, शोल्डर्स पे, बच्चे की शोल्डर्स पे फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स, अगर स्ट्रिंग जो है मतलब स्ट्रैप जो बनी है वो पतली और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से बनी है, तो पतली ये हो गई, ऐसे हो गई पतली, ठीक है। तो ये बच्चे के कंधे पर जितना एरिया कवर करेगी वो क्या होगी, कम होगा। एरिया कम होगा तो उसका प्रेशर क्या पड़ेगा, ज़्यादा होगा। स्कूल बैग का जो प्रेशर आएगा ना वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर यही स्ट्रैप मोटी हो जाए, थिक हो जाए, तो ये एरिया ज़्यादा कवर करेगी, एरिया ज़्यादा कवर करेगी तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसी बेस पर आंसर है, व्हेन ए स्कूल बैग हैज़ ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ अ थिन स्ट्रिंग। जब एक स्कूल बैग थिन स्ट्रिंग से बना है, उसकी स्ट्रैप जो है थिन स्ट्रिंग से बनी है, देन बिकॉज ऑफ दिस थिन स्ट्रिंग द वेट ऑफ अ स्कूल बैग विल फॉल ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड। तो ये थिन स्ट्रिंग जो है उससे जो स्कूल बैग का जो वेट है वो स्मॉल एरिया पे पड़ रहा है ना, स्मॉल एरिया पे पड़ रहा है। दिस विल प्रोड्यूस ए लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड। तो ये कंधों पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, और ये ज़्यादा प्रेशर जो है इसी के कारण स्कूल बैग जो है वो पकड़ना डिफ़िकल्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी। बॉयंसी का क्या मतलब है। जब एक लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक बकेट है, बकेट में जब बकेट में पानी है, ठीक है, जब इसके अंदर आप किसी मग को डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक अपवर्ड फोर्स लगती है उस मग के ऊपर, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है इसको हम बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हैं। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन ए लिक्विड पार्शली या पार्शली या फुली, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एक लिक्विड में इमर्स करते हो, नीचे डालते हो उसके अंदर, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट। तो इस अपवर्ड फोर्स को हम बायोंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट भी कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, कि इसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट को डाला जाता है उस पर ये एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, इसको हम बायोंसी कहते हैं। ये बायोंसी जो है ये सिर्फ लिक्विड में ही नहीं होती, ये प्रॉपर्टी गैसेस में भी पाई जाती है। इवन द गैसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायोंसी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक ऑब्जेक्ट जो है जब उसे वाटर के सरफेस पर प्लेस किया जाता है, यानी कि पानी में डाला जाता है, तो कब वो फ्लोट करेगा या कब वो सिंक होगा, डूबेगा या तैरेगा। देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के वेट के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि वो जिस भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रखोगे वो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे हम बायोंसी कहते हैं। तो लिक्विड जो है एक फोर्स लगा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इन दोनों फोर्स को हम कंसीडर करेंगे। अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि सिंक होगा। इसी तरह से अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है और अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा और क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। तो इन्हीं दो फोर्स के बेस पर हम बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। When an object is put in a liquid, then two forces act on it. दो फोर्सेज एक्ट करती हैं, एक ऑब्जेक्ट के वेट के कारण डाउनवर्ड फोर्स, एक बुओयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, अपथ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्ट करती है। इफ़ द बुओयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर बुओयंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है वो कम है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। इफ़ द बुओयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, पर फ्लोट कैसे करेगा, जैसे ये है ना, तो वो ऑब्जेक्ट जैसे हमने एक कॉर्क ले लिया, ये तो ये इसके अंदर फ्लोट करेगा, यहाँ सरफेस के अंदर फ्लोट करेगा, ठीक है।
बट इफ़ द बेयॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ये बेयॉन्ड फोर्स जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, द ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट। तो ऑब्जेक्ट जो है, ये हो गया पानी, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर सरफेस नीचे जाकर फिर ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर आकर, ठीक है, वाटर सरफेस से ऊपर आकर फिर फ्लोट करेगा। स्टार्ट करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 142 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। वेइंग मशीन पर आपका मास है 42 kg, तो क्या ये क्या आपका मास 42 kg से ज़्यादा है या कम है? देखिए, लिक्विड की तरह एयर जो होती है यानी कि गैस जो है वो भी एक अपवर्ड फोर्स लगाती है उन ऑब्जेक्ट्स पर जो उन पर रखे जाते हैं। अपवर्ड फोर्स, अप डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है जिसे हम अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। इवन एयर या गैस exert an upward force on the objects placed in them. Now when we stand on a weighing machine, जब हम weighing machine पर खड़े होंगे, then air exert an upward force on our body, तो एयर जो है एक upward force लगाएगी हमारी बॉडी पर and makes us slightly lighter than we actually are, और हमें जितने हम हैं उससे थोड़ा सा हल्का बना देगी। So if a weighing machine show our mass to be 42 kg, then our actual mass will be slightly more than 42 kg. इसलिए अगर वेइंग मशीन हमारा मास 42 kg दिखाती है तो हमारा एक्चुअल मास जो है वो 42 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन है, यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार, ईच इंडिकेटिंग ए मास ऑफ 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than the other. Can you say which one is heavier and why? तो 100 kg मास है, एक बैग है कॉटन का और एक है आयरन बार, दोनों का जो मास है वो 100 kg है जब हमने वेइंग मशीन में देखा, लेकिन रियलिटी में उनमें से एक बैग यानी कि एक चीज़, एक बैग नहीं, वन इज़ हैवियर देन द अदर, एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या है, हैवियर है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी हैवियर है और क्यों है? तो पहले हम आंसर पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल देखते हैं क्या है, किस बेस पर है आंसर। द बैग ऑफ कॉटन इज़ हैवियर देन द आयरन बार, आयरन बार से जो कॉटन का बैग है वो हैवियर है। अब इसका रीज़न पढ़ेंगे क्यों। दिस इज़ बिकॉज द डेंसिटी ऑफ कॉटन इज़ मच लेस देन द डेंसिटी ऑफ आयरन। कॉटन की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से बहुत कम है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कॉटन, यहाँ पे आयरन, तो कॉटन की डेंसिटी जो है इसको D1 से शो किया, आयरन की डेंसिटी को D2 से शो किया, ठीक है। तो कॉटन की डेंसिटी कम होती है आयरन की डेंसिटी से। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए मास तो दोनों का सेम है 100 kg, वॉल्यूम क्या होती है कि कितना एरिया कवर करेगी। तो जो कॉटन का बैग है मतलब जो 100 kg कॉटन है वो तो एक ट्रक को भी फुल भर सकती है, जबकि एक जो आयरन बार है वो एक लिमिटेड एरिया में आएगा, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम किसकी ज़्यादा है? वॉल्यूम कॉटन की ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ कॉटन बैग ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ आयरन से, आयरन बार से। तो वॉल्यूम और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम क्योंकि कॉटन बैग की ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम आयरन बैग की, आयरन बार की कम है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब जो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? कॉटन बैग का ज़्यादा है तो ये सरफेस एरिया भी ज़्यादा कवर करेगी। किसकी कंपेयर में? आयरन बार की कंपेयर में, ठीक है। तो हमने सरफेस एरिया भी कंपेयर कर लिया। अब जो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उस पर बेयॉन्ड फोर्स क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। तो इस पर जो बेयॉन्ड फोर्स लग रही है, इसको हमने F1 से दिखाया, वो ज़्यादा लग रही है कॉटन बैग में आयरन बार की कंपेयर में, ठीक है। इसी बेस पर हमारा पूरा आंसर है। सबसे पहले हमने डेंसिटी देखी, डेंसिटी कॉटन की कम है, आयरन बार की ज़्यादा है, ठीक है। डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कॉटन बैग की डेंसिटी कम है तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी आयरन बार की कंपेयर में। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उस पर बेयॉन्ड फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रही है, ठीक है। अब आगे हम अभी इसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो बैग ऑफ कॉटन इज हैवियर देन द आयरन बार, दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ कॉटन इज मच लेस देन डेंसिटी ऑफ आयरन। कॉटन की डेंसिटी
आयरन की डेंसिटी से बहुत कम है। ड्यू टू दिस 100 kg ऑफ कॉटन हैज़ ए मच बिगर वॉल्यूम देन द सेम मास ऑफ आयरन। कॉटन की डेंसिटी कम है इसलिए इसका वॉल्यूम आयरन से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड ड्यू टू बिगर वॉल्यूम ऑफ कॉटन, अब कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा आयरन बार से, ठीक है। हेंस मोर बियॉन्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बैग ऑफ कॉटन देन दैट ऑफ आयरन बार। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस पर बियॉन्ड फोर्स भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। दिस मेक्स द कॉटन बैग हैवियर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। इससे जो कॉटन बैग है जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे हैवियर है। क्यों है, क्योंकि एक्चुअल वेट जो होता है किसी भी चीज़ का वो क्या होता है, मेजर वेट, जितना भी उसने वेइंग मशीन ने दिखाया उतना, प्लस बियॉन्ड फोर्स, जितनी उस पर बियॉन्ड फोर्स लग रही है। तो वेइंग मशीन में तो दोनों को 100 kg का ही दिखाया है, लेकिन बियॉन्ड फोर्स किसकी ज़्यादा है, कॉटन बैग की ज़्यादा है, तो इसका एक्चुअल वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ये हैवियर होगी। स्टार्ट करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। क्वेश्चन में कहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें क्या चेंज आएगा अगर उसके बीच के, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए। तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट m2। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस, वो हमने d ले लिया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है इनके बीच में, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है g क्या शो करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर d को, जो डिस्टेंस है, उसको हाफ कर दिया जाए तो f में क्या चेंज आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो इफ डिस्टेंस इज हाफ, अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें तो नया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले d था ना, तो अब हो जाएगा d/2, ठीक है। तो अब नई फोर्स क्या हो जाएगी, तो न्यू फोर्स को हम लिखेंगे f के नीचे यहाँ पे n लिख दो, इज इक्वल टू g m1 m2, और अब d क्या लेंगे हम, d/2, और डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो Fn इज इक्वल टू, अब मैं इसको पूरा ड्राइव करके दिखाऊंगी आपको, फिर ये आंसर बताऊंगी, g m1 m2 d/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, d²/4, ठीक है। तो Fn यानी कि न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू g m1 m2। इसको हमें इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय d²/4। तो हम लिखेंगे Fn इज इक्वल टू g m1 m2 मल्टीप्लाई 4/d², ठीक है। ये डिवाइडेड बाय d²/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इस फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, 4/d²। तो न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f, ये हमारा f है ना, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया f से। f क्या थी, जो हमारी पहले फोर्स थी, मल्टीप्लाई 4। तो न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी हो गई, जो पहले फोर्स थी उसकी 4 टाइम्स हो गई, 4f, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो ये है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम 4 टाइम्स। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो ऑब्जेक्ट है उनके मासेस के। वाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। तो फिर एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में पहले क्यों नहीं गिरता, ठीक है, नीचे आने की
जो स्पीड है उसकी ज़्यादा क्यों नहीं होती लाइटर ऑब्जेक्ट की कंपेयर में? तो आंसर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अर्थ इट फॉल्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से अर्थ की तरफ गिर रहा है तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देयरफॉर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। द हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट विल फॉल एट द सेम स्पीड। चाहे ऑब्जेक्ट हल्का है चाहे भारी है, वो सेम स्पीड के साथ ही गिरते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? हमें निकालनी है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 kg और वो रखा है अर्थ के सरफेस पर, इनके बीच में। तो देखो ये हो गई अर्थ के ऊपर यहाँ पे ये रखा है एक ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जी है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट के केजी में होने चाहिए, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास दिया है वो हमें दे रखा है 1 kg। और अब जो ये ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा है तो उसका और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा हमेशा जो रेडियस है अर्थ का उतना। ठीक है, अर्थ के रेडियस के इक्वल। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज आर, और आर हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। तो डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए, मास केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख ली। अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी की वैल्यू हम ये रखेंगे, ये कांस्टेंट होती है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। कैपिटल एम में मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। ठीक है, स्मॉल एम में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो है 1 kg। अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हमें गिवन है यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, मीटर में ही है, इसका स्क्वायर। अब देखिए 6.7 मल्टीप्लाई 6, इन दोनों की पावर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, -11 + 24, ये हो जाएगी 13। ठीक है, अब आ जाओ डिवाइड में, अपॉन में 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6, इसका होल स्क्वायर है, तो 6.4 को मैंने 2 टाइम्स लिखा, किसी भी चीज़ का स्क्वायर है यानी कि उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, और 10⁻6 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 6 2 = 12। ठीक है, 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻6, बेस सेम है तो पावर ऐड होके यहाँ पे 12 बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड में बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। अब हम साथ के साथ कैलकुलेट भी कर लेंगे। 6.7 मल्टीप्लाई 6 करा तो ये हो गया 40.2, और यहाँ पर ओनली 10 बचेगा। ठीक है, अपॉन में 6.4 और 6.4 की मल्टीप्लाई आई 40.96। ठीक है, अब 40.2 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो ये बन गया 402 डिवाइडेड बाय 40.96। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, 9.8 न्यूटन। 4 जो है वो न्यूटन में कैलकुलेट होती है। फोर्थ क्वेश्चन, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ? वाई?
अब पूछा है क्या जो अर्थ जिस फोर्स के साथ मून को अट्रैक्ट करता है वो बड़ी होती है, स्मॉलर छोटी होती है, या सेम होती है उस फोर्स से जिस फोर्स के साथ मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि अर्थ जिस फोर्स के साथ मून को अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स जो है ज़्यादा है, कम है या सेम है उस फोर्स से जिस फोर्स के साथ मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, और हमें इसका रीज़न भी बताना है। तो देखो, द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद द सेम फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो अर्थ जो है मून को उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स के साथ मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में। ठीक है, सो व्हेन अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद अ सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स देन द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद एन इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब अर्थ जो है एक सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मून को अट्रैक्ट करता है तो सेम फोर्स के साथ मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स होगी लेकिन किस डायरेक्शन में होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। अगर मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ जो है मून की तरफ मूव क्यों नहीं करती? तो रीज़न है द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि मून अर्थ को उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स के साथ अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों में फोर्स जो है वो सेम है। बट एज वी नो दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। पर जैसे कि हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन जो एक बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस बॉडी के मास के। द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून। अब अर्थ का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है मून के कंपेयर में। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ इज सो स्मॉल। मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा अर्थ में वो बहुत कम होगा, इतना स्मॉल होगा दैट इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व। इतना स्मॉल एक्सेलरेशन होगा कि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। पहले इतना करते हैं। पूछा है कि फोर्स क्या हो जाएगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया जाए। तो हमारे पास फोर्स क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, जिसे कांस्टेंट कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मल्टीप्लाई मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये होती है फोर्स। अब एक ऑब्जेक्ट, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2। इनमें से एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डबल कर दिया। तो हमने सपोज करो हमने m1 को डबल कर दिया तो ये हो जाएगा m2। तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी? तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू जी रहेगा। m1 की जगह हम 2m1 रखेंगे, डबल कर दिया ना, तो m1 का डबल क्या हो जाएगा? 2m1 मल्टीप्लाई m2। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू, इस 2 को आप बाहर निकाल लो, सबसे आगे लिख लिया, जी मल्टीप्लाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या था हमारा? ये F था हमारा, पहले वाली फोर्स थी। यानी इससे हमें क्या मिला? न्यू फोर्स कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल फोर्स, जो पहले फोर्स थी उसकी डबल हो गई। सो इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स ऑल्सो गेट डबल। सेकेंड पार्ट में पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल्ड। अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा फोर्स में, और अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी फोर्स। तो पहले हम देखते हैं सेकेंड का ए पार्ट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम 1/4। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। देखो, फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो F पहले हमारे पास F क्या था, G m1 m2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। अब हमें डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो पहले d था तो डबल कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था, d था, तो अब डबल होने के बाद कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी, G m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन 2d का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले डिस्टेंस d था, अब उसका डबल हो गया 2d। तो Fn इज इक्वल टू G m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन 4d स्क्वायर। ठीक है, तो ये नई फोर्स जो है ये कितनी हो गई, इसकी जगह ये पूरा जो है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, F रख देंगे, इसकी वैल्यू F है, तो F अपॉन 4। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन देम बिकम 1/4, तो ये कितनी हो गई, 1/4 हो गई। इसी तरह से अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, बी पार्ट में यहीं लिख देती हूँ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, तो ट्रिपल करने के लिए आप यही करोगे, यहाँ पे 3D कर दोगे। तो 3D करने पर 3D का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 1/9। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को ट्रिपल कर देंगे तो यहाँ पे 3D बन जाएगा, 3D का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9D स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 की जगह 9 आ जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें तो क्या होगा, यह थर्ड पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ मैं। अब देखो फोर्स क्या थी, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब दोनों के मास को डबल कर दो तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगी, G 2m1 पहले वाले मास को हमने डबल कर दिया, 2m2 दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मास को भी डबल कर दिया अपॉन d स्क्वायर। तो Fn इज इक्वल टू 2 × 2 4। ये Fn क्या है, न्यू फोर्स। ये 4 बाहर निकाल लिया मैंने, बाकी G मल्टीप्लाई m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो Fn इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ रखा, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, F। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इफ़ द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल, फिर लास्ट में यहाँ पे लिख देना मास, द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डबल, द फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। तो फोर्स कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई। हम इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे, 6 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो देखिए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसके कारण बहुत सारे फिनोमिना और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन हो पाई हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज दैट इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स मोशन करते हैं, मूव करते हैं, उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ही एक्सप्लेन किया है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसी तरह से अर्थ का जो अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन है उसको भी। द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मोशन। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर ऑन द अर्थ। बाकी जो रेनफॉल, स्नोफॉल और नदियों में जो पानी फ्लो करता है, इन सब का ये सब फिनोमिना भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही एक्सप्लेन हो पाए हैं। तो यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस है। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ये क्या है? तो द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब एक हाइट से एक बॉडी नीचे टुवर्ड द अर्थ गिरती है, किसके अंडर? जब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू विच इट स्पीड गोज ऑन इंक्रीजेज। और जो ये फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो लग रही है एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर, वो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है एक बॉडी में, जिससे उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। इसी को एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कहते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू होती है फ्री फॉल एक्सेलरेशन की, फ्री फॉल बॉडी की में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 9, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अर्थ्स ग्रेविटी। उसे हम कहते हैं अर्थ्स ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 10, अमित बाइज फ्री ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। अमित ने कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा अपने फ्रेंड के कहने पर। कहाँ पर खरीदा? एट द पोल्स, पोल्स पर खरीदा। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। जब वह इक्वेटर पे उससे मिला तो उसने सेम यानी कि सेम गोल्ड जो खरीदा था उसको अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर दिया, दे दिया। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बोट? तो क्या उसका जो फ्रेंड है वो एग्री होगा जितना वेट ऑफ गोल्ड, जितना गोल्ड खरीदा था उसके वेट से? इफ़ नॉट, अगर नहीं, वाई? तो उसका रीज़न बताना है। इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट भी दिया है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। जी की जो वैल्यू होती है पोल्स पर ज़्यादा होती है इक्वेटर के कंपेयर में। तो इसी चीज़ में हमारा आंसर छिपा है। उसने जो गोल्ड खरीदा था वो कहाँ खरीदा था? पोल्स पे खरीदा था। और जब उसने अपने फ्रेंड को दिया तो वो कौन सी जगह दिया? इक्वेटर पे दिया। ठीक है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू जी। ठीक है। अब सिंस द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट द पोल्स, क्योंकि पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, सो द वेट ऑफ द सर्टेन मास ऑफ गोल्ड विल बी ग्रेटर एट द पोल्स। तो जो गोल्ड है उसका वेट पोल्स पर ज़्यादा होगा। ठीक है। मास जितना था उतना रहेगा, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ द गोल्ड आ जाएगा एट द पोल्स। ठीक है। व्हेन द सेम मास ऑफ गोल्ड इज ब्रॉट टू इक्वेटर, अब जब इसी गोल्ड के मास को हम इक्वेटर पे लेके आएंगे देन इट्स वेट विल बी फाउंड टू बी लेस। तो इक्वेटर पे उसका वेट जो हो जाएगा सेम मास का, ठीक है, गोल्ड के सेम मास का जो वेट है वो क्या हो जाएगा? इक्वेटर पे कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज़ लेस एट द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो जाती है। सो द फ्रेंड विल नॉट एग्री विद अमित अबाउट द वेट ऑफ गोल्ड बोट। इसलिए जो फ्रेंड है वो अमित से एग्री नहीं करेगा वेट ऑफ गोल्ड, गोल्ड के वेट के बारे में, जो खरीदा था उससे एग्री नहीं करेगा। 11th क्वेश्चन, वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल्ड इनटू ए बॉल? एक शीट ऑफ पेपर है और एक क्रम्बल्ड मतलब आपने एक जो कागज़ था उसको ऐसे करके पूरी बॉल की तरह बना दिया, क्रम्बल कर दिया। उससे जो शीट ऑफ पेपर है उसको जब आप एक हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसकी स्पीड स्लोअर होती है। किससे? क्रम्बल्ड शीट से। ठीक है। ऐसा क्यों है? अ शीट ऑफ पेपर हैज़ ए लार्जर एरिया, क्योंकि जो एक शीट है, देखो एक शीट हो गई ऐसी, जैसे ये पेपर है ना जिसमें मैं काम कर रही हूँ इस पर, और अगर इसको ऐसे करके आपने क्रम्बल कर दिया बॉल की तरह तो ये ऐसे बन गई। ठीक है। अब ये जो है शीट जो है ये एरिया ज़्यादा कवर करेगी और ये जो है इसका एरिया कम हो गया, ये कम एरिया कवर करेगी। ठीक है। अ शीट ऑफ पेपर हैज़ ए लार्जर एरिया ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया। अब जितना ज़्यादा एरिया ये कवर करेगी एयर रेजिस्टेंस इस पर ज़्यादा होगा। When it is drop from a height, जब इसको एक हाइट से ड्रॉप करेंगे तो इट एक्सपीरियंस मोर रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर, तो इस पर जो एयर से रेजिस्टेंस लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा एरिया होने से। इट्स स्पीड डिक्रीजेस एंड इट फॉल्स एट ए स्लोअर रेट, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी
और वो स्लो रेट से नीचे आएगी। ऑन द अदर हैंड अ क्रम्बल शीट ऑफ पेपर हैज़ ए स्मॉल एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रम्बल शीट ऑफ पेपर जो है इसका एरिया कम होता है। ड्यू टू इट्स स्मॉलर एरिया, स्मॉल एरिया होने से इसमें एयर रेजिस्टेंस भी क्या लगेगा, कम लगेगा। व्हेन इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट इट एक्सपीरियंस लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर, इट्स स्पीड इंक्रीजेज एंड इट फॉल्स एट ए फास्टर रेट। भाई एयर रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगा तो इसके कंपेयर में इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, और ये फास्टर रेट से गिरेगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर होती है उसकी 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स मून के सरफेस पर होती है, ठीक है। वट इज़ द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो हमें बताना है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg, उसका वेट मून पर और अर्थ के सरफेस पर कितना होगा न्यूटन में। तो हम जानते हैं कि वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी से शो करते हैं, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही जी की वैल्यू मून पर कितनी होती है, जितनी भी अर्थ पर है उसकी 1/6 बोला है ना, 1/6 होती है। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी 9.8 × 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून कितनी हो जाएगी 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑन द मून। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑन द मून। तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। तो मास दे रखा है हमें 10 kg और जी की वैल्यू है 9.8 × 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। तो मास कितना है हमारे पास 10, जी की वैल्यू क्या है मून पर 9.8 × 1/6। तो 10 की मल्टीप्लाई 9.8 से करी तो आ गया 96 डिवाइडेड बाय 6। 98 को 6 से डिवाइड किया, 9.8 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो 96 नहीं 98, और डिवाइड में क्या है 6। 98 को 6 से डिवाइड किया आया 16.3 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह से हम वेट निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मास तो वही रहेगा 10 kg। अब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेट कितना होगा ऑब्जेक्ट का, मास इंटू जी। तो मास है 10 और जी की वैल्यू है 9.8। 9.8 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 98 न्यूटन। क्वेश्चन 13, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises. Second, the total time it takes to return to the surface of the earth. देखो हमें बोला है कि एक बॉल को हमने अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। तो कोई भी चीज़ जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो इसमें हम जी की वैल्यू इस तरह के केसेस में हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं हमेशा। और जब भी वो मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करती है, कोई भी बॉल आप थ्रो करोगे वर्टिकली अपवर्ड, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वो बॉल जो है 1 सेकंड के लिए रुकती है, वहाँ पे स्टॉप होती है। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हम 0 लेते हैं, ठीक है। फिर वो वापस नीचे आती है, ठीक है। तो बॉल इज गोइंग अप अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब भी कोई चीज़ अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टेकन एज नेगेटिव, इसलिए हम जी की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो रुकती है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी हम 0 लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड, तो यू लिया हमने 49 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है। जी की वैल्यू हमने -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली। फर्स्ट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट कितनी ऊंचाई तक जाएगी h। सेकेंड निकालना है कि टोटल टाइम उसे कितना लगेगा वापस सरफेस अर्थ के सरफेस पर आने में, तो t हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 3 इक्वेशन होती है वो कौन कौन सी होती है, v इज इक्वल टू u प्लस
इससे पहले मोशन वाले जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ए की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, लेटर यूज़ करते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ए की जगह हम जी यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब एस की जगह हम हाइट यूज़ करते हैं, एच यूज़ करते हैं। ये दिखाता हमारा डिस्टेंस ही है। ठीक है, कि कितनी हाइट तक गया, तो यानी कि डिस्टेंस ही शो करता है। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस जो है एच से रिप्लेस हो गया और ए जो है जी से रिप्लेस हो गया। और लास्ट 2as यानी कि 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये यू स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, h फाइंड करना है। तो हम इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, h फाइंड करना है। u v और g गिवन है, तो u v और g गिवन है, h फाइंड करना है। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड v क्या है हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। और u क्या है हमारे पास 49, तो यहाँ हो जाएगा 49 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 9.8 मल्टीप्लाई h। ठीक है, अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पे 0 है तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, इस वाले पूरे टर्म को हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस का है ना, तो यहाँ आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर आएगा 2401। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 2401 डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 से 16, 19.6। ठीक है, तो 2401 को 19.6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 122.5 मीटर। तो ये आ गई हाइट, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक एक बॉल जो है वो जाएगी। अब हमें निकालना है कि वापस आने पर भी गई और फिर सरफेस पर वापस आई, इतने में कितना टाइम लगा। तो पहले हमने मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम के लिए हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं। अब हमारे पास v है 0, u है, सेकेंड पार्ट हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं 49। ठीक है, और g है हमारे पास माइनस 9.8। हमें t फाइंड करना है। पहले हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 49 प्लस a की वैल्यू माइनस 9.8 मल्टीप्लाई t। इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 9.8 t इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 9.8। डेसिमल हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, इसको रिड्यूस कर दो 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 14 5 जा 70। तो इस बॉल को मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। अब वो यहाँ पे पर टाइम पूछा है कि जाने में टोटल टाइम पूछा है, इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द मून। जाने में लगा है 5 सेकेंड, तो वापस आने में भी 5 सेकेंड ही लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, वापस आने में कितना टाइम लगा टोटल वो भी लिख देंगे। इट टेक्स 5 सेकेंड जाने में प्लस 5 सेकेंड वापस आने में, इट टेक्स टोटल 10 सेकेंड। 14th क्वेश्चन, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक टावर है, इसकी हाइट है, ये हो गया सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये टावर है, तो ये जो हाइट है इसकी ये कितनी है 19.6 मीटर। इसके टॉप से एक स्टोन जो है वो रिलीज़ किया, छोड़ा। ठीक है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को टच करने से पहले, जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। देखो, जब उसको ऑब्जेक्ट को जब तुम छोड़ रहे हो
तो फाइनली जो इनिशियल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर वो क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी लेंगे, यानी u इज 0। ठीक है, हाइट कितनी है, 19.6 मीटर। g की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, यानी v हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। u है, g है, h है, v हमें फाइंड करना है। ठीक है, जब आप ऊपर से कोई चीज़ ड्रॉप करते हो तो इस केस में u जो होता है हमारा 0 होता है हमेशा, और g की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ये टुवर्ड द अर्थ जा रहा है ना, तो यहाँ पर g जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका अपोजिट जब आप ऊपर की तरफ कोई चीज़ थ्रो करते हो वर्टिकली अपवर्ड, इस केस में अगेंस्ट ग्रेविटी के कारण g की वैल्यू हमारी माइनस में होती है, और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप ऊपर थ्रो करते हो तो ऊपर एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो स्टॉप होता है, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, अब v हमें निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u हमारे 0 है, 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 19.6। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 19.6 आ गया, मल्टीप्लाई ये वाला 19.6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 19.6 का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर कैंसिल, तो v आ गया हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, g हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट जो स्टोन अचीव करता है। What is the net displacement and the total distance covered by the stone when it falls back to the ground? और फिर बताना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कितना होगा जो स्टोन ने कवर किया है जब वह वापस उस ग्राउंड पर ही आता है। यहाँ से हमने उसको थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, सपोज कि वो यहाँ तक पहुँचा, अब वो यहाँ से वापस दोबारा ग्राउंड तक आया, तो जाने में यहाँ तक, फिर वापस यहाँ तक आने में तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, ये भी फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट जो उस स्टोन ने अचीव करी। तो इनिशियल वेलोसिटी, जब भी हम कोई चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो इस केस में जो v होता है फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है हमेशा। क्यों होती है 0? क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप ऊपर थ्रो करते हो तो वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद एक पल के लिए रुकती है। ठीक है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब वो चीज़ अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, तो इस केस में हम g की वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट हमें ये फाइंड करनी है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। h हमें फाइंड करना है, v u g हमें गिवन है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू है 0, u है 40 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू -10 मल्टीप्लाई h। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 1600 माइनस 20h। अब ये -20h ये RHS से LHS में आएगा तो ये प्लस 20h हो जाएगा। 20h इज इक्वल टू 1600 और h इज इक्वल टू 1600 अपॉन 20। इस 0 से 0 कैंसिल, आ गया 80 मीटर। ठीक है, तो उस स्टोन ने कितनी हाइट अचीव करी, 80 मीटर। अब हमें बताना है नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
जीरो। क्यों नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होगा? अब इसका रीज़न भी लिख दो। एज द फाइनल पोजीशन ऑफ स्टोन coincide with the initial position। क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन क्लास 9th स्टार्ट करेंगे। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। तो एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है ऐसे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है यानी u 40 मीटर पर सेकेंड। जब भी हम किसी चीज़ को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर स्टॉप हो जाती है, तो इसलिए इस केस में हम v फाइनल वेलोसिटी जीरो लेंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v इज जीरो। g हमें गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, लेकिन हम g की वैल्यू माइनस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जो स्टोन है अपवर्ड जा रहा है यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। तो जब भी कोई चीज़ आप अपवर्ड थ्रो करेंगे तो इस केस में हम g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब हमें बतानी है मैक्सिमम हाइट वो कितनी अचीव करेगा, यानी h हमें फाइंड करनी है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v u g हमें तीन चीज़ें गिवन है, h हमें फाइंड करना है। वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू है 0, u है हमारे पास 40 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू -10 मल्टीप्लाई h। 0 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 -20h, ठीक है। अब ये -20h RHS से LHS में आके +20h बन जाएगा। 20h इज इक्वल टू 1600 और h इज इक्वल टू 1600 अपॉन 20। इस 0 से 0 कैंसिल, 80 मीटर, ठीक है। h आ गया 80 मीटर, यानी कि जो स्टोन ने मैक्सिमम हाइट जो अटेंड की है वो हाइट कितनी है? 80 मीटर। आगे बोला है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन व्हेन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। अगर वो स्टोन यहाँ से यहाँ तक जाकर फिर वापस ग्राउंड तक आता है तो इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 0। नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। रीजन बताएंगे क्यों? क्योंकि इनिशियल फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है? सेम है ना। रीजन लिखेंगे एज द फाइनल पोजीशन ऑफ स्टोन coincides with the initial position। जब कोई ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की वही हो जो इनिशियल होती है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। तो 80 मीटर ऊपर गया, फिर 80 मीटर ही नीचे आया, तो 80 + 80 इज इक्वल टू 160 मीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ
6 multiply 10 raised to the power 24 kg and of the sun 2 multiply 10 raised to the power 30 kg. The average distance between the two is 1.5 multiply 10 raised to the power 11 मीटर. तो देखो g की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. मास ऑफ द अर्थ हमने m1 ले लिया, ये हमें ये गिवन है. मास ऑफ द सन m2 ले लिया, ये हमें ये गिवन है. और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने r से शो किया और वो गिवन है हमें 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11 मीटर. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज g मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सारी. F इज इक्वल टू जी की वैल्यू है 6.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -11 मल्टीप्लाई m1 ये है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 24 मल्टीप्लाई m2 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 30 अपॉन में r स्क्वायर डिस्टेंस है दोनों के बीच में 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11. तो r का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसे 2 टाइम्स लिख देंगे. 1.5 को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया और 10 की पावर कितनी हो गई 11. चलो इसको भी 2 टाइम्स लिख देते हैं. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इन तीनों डिजिट को यहाँ ले लो. 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अब ये 10 रेज टू द पावर -11 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 24 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 30. तो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी -11 प्लस 24 प्लस 30. ठीक है, और डिवाइड में आ गया 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी 11 प्लस 11 22. ठीक है, इसके आगे यहाँ करते हैं. F इज इक्वल टू इस वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल कर दिया, सेम प्लेस पर थे, तो ये 67 हो गया मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर अब कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 43. ठीक है, इन तीनों को जब काउंट करेंगे प्लस करेंगे तो ये बचेगा 43 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 22. इन दोनों को कट कर देते हैं 3 से. 3 5 जा 3 2 जा तो 67 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 और ये पावर ये क्या है डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस. यहाँ पे बचेगी 10 रेज टू द पावर 21. 43 माइनस 22 21 और नीचे कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 1.5 7.5. ठीक है, अब आगे इस डेसिमल को हटाकर एक 10 ऊपर कर लो. इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 67 मल्टीप्लाई 4 268 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर इन दोनों को ऐड करा, यहाँ पे पावर 1 है तो ये बन गई 22 डिवाइड में 75. ठीक है, इसको डिवाइड कर लो. 268 को 75 से डिवाइड करा तो ये आ गया 3.57 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 22 न्यूटन. ठीक है, तो कितनी फोर्स है अर्थ और सन के बीच में? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 3.57 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 22 न्यूटन. Question number 17. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. ये एक 100 मीटर टावर है, एक स्टोन है जो टॉप से गिराया गया है. ठीक है, 100 मीटर हाई जो टावर है इसके टॉप से गिराया है. इसी टाइम पर
दूसरा स्टोन जो है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है ग्राउंड से, किस वेलोसिटी के साथ, 25 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि ये दोनों स्टोन व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ मिलेंगे। व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। तो हमने सपोज करो हमने ये पॉइंट लिया जहाँ पर ये मिलेंगे। अब ये डिस्टेंस कितना है ये हमें बताना है, या ऊपर से ये डिस्टेंस कितना है ये बताना है। वेयर का मतलब कहाँ मिलेंगे ये बताना है, व्हेन मतलब टाइम बताना है। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि जो नीचे से वर्टिकली अपवर्ड जो स्टोन फेंका गया है उसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया x मीटर। ठीक है, तो ऊपर से जो नीचे की तरफ फेंका गया है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये पूरा 100 है। यहाँ से यहाँ तक x मीटर, नीचे से ऊपर जो पत्थर आ रहा है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया x मीटर। तो ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ जो आ रहा है उसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया 100, यानी टोटल टावर में से नीचे वाला जो डिस्टेंस है इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x मीटर। ठीक है, ये पूरा है 100, इसमें से इतना इतना पार्ट माइनस कर दो, ये हो गया x, तो ये कितना बचा 100 माइनस x मीटर। ठीक है, अब हम पहले उस स्टोन की बात करते हैं जिसे टॉप से नीचे की तरफ फेंका है। फॉर द स्टोन फॉलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, उसमें हाइट कितनी हो गई इसकी, यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 100 माइनस x, इस पॉइंट तक। ठीक है, जब भी कोई चीज़ ऊपर से थ्रो करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। g क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है t, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h हमारे पास है 100 माइनस x। ठीक है, ऊपर से जो पत्थर आ रहा है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इज इक्वल टू इनिशियल u 0, टाइम हमें फाइंड करना है t एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाइड t स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 100 माइनस x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 9.8 को 2 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.9 t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं इसको पहले। अब उस स्टोन के बारे में लेते हैं जो से हमने नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, उसका टाइम फाइंड करते हैं। उसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। फॉर द स्टोन throwing vertically upward, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस पॉइंट तक x मीटर। यहाँ पर हम g की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हमारा g नेगेटिव होता है। इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है, किस वेलोसिटी के साथ थ्रो किया उसे 25 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी हमें t फाइंड करना है, इसमें भी हम यही इक्वेशन लेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h हो गया x, u है हमारे पास 25, t हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ g की वैल्यू है माइनस 9.8 t स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 25 t माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस बन गया, 9.8 को 2 से डिवाइड किया 4.9 t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4.9 t स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 100 माइनस x है, तो हम 4.9 t स्क्वायर की जगह 100 माइनस x लिख सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। वही चीज़ हमने करी, x इज इक्वल टू 25t। अब हमने इसकी वैल्यू 4.9 t स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस x पुट कर दी, ये पहले मैंने माइनस लिखा,
माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा पहले 100 माइनस एक्स को, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x इज इक्वल टू 25t माइनस का 100 हो जाएगा और x जो है वो प्लस का हो जाएगा। इस माइनस की जब इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 माइनस एक्स कहाँ से आया है, ये 4.9t² किसके इक्वल है, 100 माइनस एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो हमने 4.9t² की वैल्यू यहाँ पर 100 माइनस एक्स लिख दी। बाहर माइनस था तो इस बाइनोमियल को हमने पहले ब्रैकेट में लिखा। अब ब्रैकेट ओपन किया तो 100 माइनस का हो गया और माइनस ये x जो है प्लस का हो गया, ठीक है। अब LHS में जो x है और RHS में जो x है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे मैं यहाँ लिखती हूँ, तो x माइनस एक्स 25t माइनस 100, तो ये 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू 25t माइनस 100, 25t इधर आके माइनस 25t हो गया, इज इक्वल टू माइनस 100। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, t इज इक्वल टू 100/25 यानी कि 4 टाइम किस में लेंगे हम, सेकंड में, क्योंकि हमें स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन थी तो टाइम आया सेकंड में। तो आफ्टर 4 सेकंड ये दोनों स्टोन जो हैं ये मीट करेंगे। तो व्हेन हमसे जब पूछा था कि कब, इसका आंसर बता दिया हमने। अब बोला है वेयर, कौन सी जगह पर, कि कितनी दूरी से। तो अब हम ये t की वैल्यू जो हमने 4 निकाली है इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो अब हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले हमारे पास था 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई t²। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई t, हमारे पास 4 आया तो 4 जाए कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब आप देखिए 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो आएगा 78.4, ठीक है। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 78.4, ये 100 इधर आके माइनस 100 हो गया, ठीक है। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 78.4 माइनस 100 माइनस 21.6, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x आ गया हमारे पास 21.6 मीटर, ठीक है। तो x नीचे से ये वाली जो दूरी थी ग्राउंड से ये कितनी थी 21.6 मीटर। तो आप कह सकते हैं द टू स्टोन विल मीट एट ए हाइट ऑफ 21.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं पूरा। Thus the two stone will meet at a height of 21.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से 21.6 मीटर ऊपर, ठीक है। वहाँ पर ये दोनों स्टोन जो हैं मिलेंगे और कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड, ये 3 पार्ट्स हैं इसके, द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट इट रीच एंड इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो एक बॉल को थ्रो किया गया है यहाँ से, वो ऊपर गई है, मैक्सिमम हाइट पे गई है और यहाँ से थ्रोअर के पास रिटर्न हुई है 6 सेकंड बाद, ठीक है। तो हमें बतानी है सबसे पहले वो वेलोसिटी जिसके साथ उसे थ्रो किया गया। देखिए 6 सेकंड बाद वो बॉल रिटर्न हुई है तो उसे मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वापस यहाँ आने में 6 सेकंड लगे, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट अचीव करने में उसे कितना टाइम लगा होगा। द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज 6 का हाफ कर देंगे 3 सेकंड, यानी कि यहाँ से थ्रोअर से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लिया 3 सेकंड, और 3 सेकंड ही वापस आने में लिए, तो टोटल हो गए 6 सेकंड, ठीक है। अब हमें फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास 0। जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी यहाँ पे पहुँचेगी तो ये स्टॉप होगी ना, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है,
जी हम लेंगे माइनस में, क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ जा रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू हम -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड। ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी यू फाइंड करना है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, ए की जगह जी लिखो। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v हमारे पास 0 है, u हमें फाइंड करना है, g है हमारे पास -9.8 और टाइम है 3। ठीक है, तो ये u इधर आके माइनस यू हो जाएगा। -u इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आएगा, 3 8 = 24, कैरी टू 9 3 = 27, 28 29, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो u हमारे पास आ गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बोला है द मैक्सिमम हाइट इट रीच, कितनी हाइट इसने अचीव करी, किस हाइट तक ये पहुंचा, यानी कि हमें h निकालना है। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमारे पास u भी है, t भी है, g भी है, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली 29.4 मल्टीप्लाई, टाइम है हमारे पास 3 प्लस हाफ, g है। अब जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस में ही लेंगे जी, -9.8 और t है हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी, ये पहले हमने मल्टीप्लाई करा, 3 4 = 12, 9 3 = 27, 28, 3 2 = 6 7 8, 88.2 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस में आएगा प्रोडक्ट, 2 से इसे 9.8 को कट कर देंगे तो 49, यानी कि 4.9 मल्टीप्लाई 9 आ गया। तो h इज इक्वल टू 88.2 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, 9 9 = 81, कैरी 8, 9 4 = 36, 36 और 8 44। ठीक है, तो h इज इक्वल टू, ये माइनस कर देते हैं, 88.2 में से 44.1 गए तो 44.1 ही बचेंगे। तो मैक्सिमम हाइट अचीव करी 44.1 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब आ जाते हैं सी पार्ट में, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो इस बॉल की पोजीशन बतानी है 4 सेकेंड बाद। 3 सेकेंड तक तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट पर आकर वो रिटर्न होना शुरू हुआ, तो एक सेकंड बाद वो कहाँ आ गया, सपोज करो यहाँ तक आ गया। 1 सेकंड बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, यानी 3 सेकंड तक यहाँ अचीव करने के बाद, यहाँ तक आने के बाद अब वो नेक्स्ट सेकंड जो है वो नीचे आना शुरू हो गया, यानी कि 4th सेकंड में वो नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे, वो यहाँ पर है ना। अब वो 4 सेकंड बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सपोज करो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड। 3 सेकंड तक तो यहाँ से यहाँ तक गया। अब यहाँ से फिर 3rd सेकंड पूरा करने के बाद वो नीचे आना शुरू हो गया, तो अब हम टाइम कितना लेंगे नीचे आते हुए, 1 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद ये चीज़ स्टॉप हो गई ना, तो अब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है तो अब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बताना है कि इसकी पोजीशन कितनी होगी, पोजीशन क्या होगी, यानी कि हमें क्या बताना है इसमें, एच ही बताना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में। तो एच के लिए अब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, यही देख लेते हैं, क्योंकि यू है हमारे पास, टी भी है और जी भी है। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच हमें फाइंड करना है, इनिशियल अब कितनी हो गई 0, टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ, जी 9.8, अब प्लस में लेंगे, और टाइम 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो एच इज इक्वल टू, ये हो गया 0,
इसे कट किया तो ये हो गया 4.9 मीटर, यानी 4 सेकेंड बाद द पोजीशन ऑफ बॉल इज 4.9 मीटर बिलो द मैक्सिमम हाइट से 4.9 नीचे है। 18th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं 19th क्वेश्चन। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बाउंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन ए लिक्विड एक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो लिक्विड में इमर्स है उस पर बाउंड फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? तो बाउंड फोर्स एक्ट करती है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। द बाउंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन ए लिक्विड एक्ट्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। 20th क्वेश्चन। व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। एक प्लास्टिक का ब्लॉक है जिसको वाटर के अंदर रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो वो वाटर के सरफेस पर क्यों आ जाता है? तो अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज द बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक ड्यू टू द वाटर इज ग्रेटर देन इट्स वेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बाउंड फोर्स लग रही है प्लास्टिक पर वाटर के वेट से, वाटर के कारण वो क्या होती है, उसके वेट से, प्लास्टिक के वेट से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, बाउंड फोर्स जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उससे ज़्यादा है, तो बाउंड फोर्स इज ग्रेटर, बाउंड फोर्स ज़्यादा है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वाटर की डेंसिटी प्लास्टिक की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो अगर कोई भी चीज़ जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और अगर वाटर की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक करता है। 21st क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। पानी की डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये पूछा है कि ये जो सब्सटेंस है ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है तो जो सब्सटेंस है वो फ्लोट करता है, और अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पानी से, वाटर से ज़्यादा है तो वो सिंक करता है। तो हमें इसमें डेंसिटी निकालनी है सब्सटेंस की। तो हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मास हमें गिवन है 50 ग्राम और वॉल्यूम हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो गई मास ऑफ सब्सटेंस 50 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस 20 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो होता है क्यूब में निकलता है। ठीक है, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है। सिंस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर than the density of water ठीक है, therefore the substance will sink। 22nd क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक पैकेट है 500 ग्राम का, उसकी वॉल्यूम गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो पहले हमें ये बताना है कि ये पैकेट जो है फ्लोट करेगा या सिंक करेगा पानी में, अगर पानी की डेंसिटी जो है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो हम
डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ पैकेट हम फाइंड कर लेंगे। अगर डेंसिटी ऑफ पैकेट ज़्यादा होगा वाटर से तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, और अगर कम होगा तो फ्लोट करेगा। तो मास ऑफ पैकेट 500 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट 350 सेंटीमीटर क्यूब है। हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ पैकेट क्या होगी, मास ऑफ पैकेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैकेट। तो मास लिखा हमने 500 ग्राम, अपॉन में लिखा वॉल्यूम ऑफ पैकेट 350 सेंटीमीटर क्यूब। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये बन गया 5 से कट किया, 5 10 जा 5 7 जा, ठीक है, ग्राम और अपॉन में है सेंटीमीटर क्यूब। जब हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.42 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। इसको भी हम पर सेंटीमीटर क्यूब ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं डेंसिटी पैकेट की जो डेंसिटी है वो है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पैकेट की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, सिंक करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस द डेंसिटी ऑफ पैकेट is more than the density of water, therefore the packet will sink. अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला है What will be the mass of water displaced by this packet? अब ये पैकेट कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उसका मास बताना है, यानी मास ऑफ वाटर बताना है हमें, ठीक है। अब हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना पानी डिस्प्लेस होगा उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा, जितना उस पैकेट का वॉल्यूम है, ठीक है। उस पैकेट का जितना वॉल्यूम है इतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 350 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, मास ऑफ वाटर फाइंड करना है, ये चीज़, ठीक है। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको मास ऑफ वाटर ही लिखिए, ये हमें फाइंड करना है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। जितना पैकेट का वॉल्यूम था उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगा, 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं 1 पुट कर दो, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर की पावर -3, ये है सेंटीमीटर की पावर 3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। -3 और +3 को जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 ग्राम की 350 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 350 ग्राम। इस तरह से मास ऑफ वाटर आ गया 350 ग्राम।